Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is momentum या इसको हम linear momentum भी कह सकते हैं momentum या this is also called linear momentum. ये momentum दो types हैं. One is linear momentum and the second is angular momentum. लेकिन इस चैप्टर में हम linear momentum को डिस्कस करते हैं. मोमेंटम से रिलेटेड भी पिछली बार तक अभी से रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह आए थे. लेट्स स्टार्ट. मोमेंटम हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं. सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन. द क्वांटिटी ऑफ मोशन, पहला डिफिनीशन जो है इसका है द क्वांटिटी ऑफ मोशन of a body is called momentum. The body के मोशन के मकदार को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं. हम कहते हैं यार इस पंखे के मोमेंटम को थोड़ा सा ज्यादा करें, इस गाड़ी के मोमेंटम को थोड़ा सा ज्यादा करें, साइकिल के मोमेंटम को थोड़ा सा ज्यादा करें. सही है. या दिस इज आल्सो रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. द प्रोडक्ट सर ये स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट? Neither scalar product, neither vector product. This is the multiplication of a scalar by vector. The product of mass and velocity. The product of mass and velocity. लेकिन कौन सी velocity? Linear velocity की फिलहाल बात कर रहे हैं. लेकिन इसी चैप्टर में ऑलरेडी कि हम linear momentum डिस्कस कर रहे हैं. सो फिर मैं कह सकता हूँ the product of mass and linear velocity is called linear momentum. और इसके ऊपर मैंने एरो का निशान भी डाला, तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? Momentum is a vector quantity. What will be the direction of linear momentum? जो डायरेक्शन linear velocity का होगा वही डायरेक्शन linear momentum का होगा. So the direction of momentum will be the direction of velocity. The direction of momentum का जो डायरेक्शन होगा, the direction of momentum will be in the direction of velocity. जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम. अगर एमसीक्यू में आता है कि a body whose mass is m and move with a velocity v in each direction, what will be the direction of linear momentum? Your answer should be east. जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन हमारे पास लीनियर मोमेंटम का भी होगा. याद रखें, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट. This is the multiplication of a scalar by vector. अगर MCQ में आता है कि momentum is the example of dot product, cross product, multiplication of a scalar by vector. None of these. So this is the example of multiplication of a scalar by vector. So ये हमारे पास क्या कहलाता है? Momentum कहलाता है. Momentum is the product of mass and velocity. अगर इसका हम यूनिट जो है डिस्कस कर लें, SI यूनिट, तो अगर देखा जाए मास का है kg और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड. इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा L power -1. This is the dimension of momentum. याद रखिए, momentum depend upon two parameters. One is mass and the second is velocity. मास को डबल करने से मोमेंटम डबल, वेलोसिटी को डबल करने से मोमेंटम डबल. मास और वेलोसिटी दोनों को डबल करने से जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास डबल हो जाएगा. द मोमेंटम विल बी डबल. याद रखिए, मोमेंटम के यूनिट ये भी हो सकता है कि अगर इसकी यूनिट को हम डिस्कस कर लें, अदर यूनिट्स, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ चीज के जो अदर यूनिट्स है, मास के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राम और वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड. या इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ मास की हम इस्तेमाल करते हैं स्लग और फुट पर सेकंड. These are also the unit of momentum. याद रखिए, जो मोमेंटम है मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि the momentum of a body is directly proportional to the mass of the body if velocity is kept constant. अगर वेलोसिटी को kept constant लिया जाए तो मास और हमारे पास जो मोमेंटम है उसका डायरेक्ट रिलेशन है. द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, से दिस इज मास एंड दिस इज मोमेंटम, सो द
this will be a straight line. This will be a straight line. The graph will be a straight line. मास को डबल करने से मोमेंटम डबल, मास को हाफ करने से मोमेंटम हाफ. The ratio of the linear momentum P1 divided by P2 must be equal to the ratio of their masses. P1 divided by P2 is equal to M1 divided by M2. MCQ किस किस्म का आ सकता है? अगर हमसे पूछा जाए, for example, let's suppose अगर हम MCQ डिस्कस कर ले, two bodies move with same velocities. Two bodies move with same velocities. The ratio of their masses is 3:2. What will be the ratio of their linear momentum? Your answer should be 3:2. लेकिन शर्त है कब? जब हमारे पास जो है velocity क्या हो, वो constant हो. If velocity is constant, then the ratio will be these two. मास को डबल करने से मोमेंटम डबल, मास को हाफ करने से मोमेंटम क्या हो जाता है? हाफ. सेकेंड अगर देखा जाए, मैं लिख सकता हूँ कि मैं जो है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. लेकिन क्या? इफ मास इज कांस्टेंट. इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मैं जो है दो बुलेट्स ले रहा हूँ, सही था, एक को हाथ से फेंक रहा हूँ और एक को जो है मैं राइफल से फेंक रहा हूँ, तो अगर देखा जाए मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? राइफल से फेंकेंगे वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा. हाथ से फेंकेंगे वेलोसिटी कम, मोमेंटम कम. तो इसका मतलब है मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मैं यहाँ पर अगर इसका ग्राफ डिस्कस करूँ तो आप कहिए कि सर दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम. द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. वेलोसिटी को डबल करने से मोमेंटम डबल, वेलोसिटी को हाफ करने से जो मोमेंटम होगा वो हाफ होगा. डायरेक्ट रिलेशन है. सो मैं लिख सकता हूँ the ratio of their linear momentum P1 ratio P2 is equal to the ratio of their linear velocities. अगर मैं कहूँ कि दो two bodies है, सही है, two trucks, let's suppose दो trucks है जिनके masses same है, अगर मैं उनकी ratio of velocities दे दूँ, the ratio of the velocities is 3:2. कब? If masses ratio are same, मतलब है constant masses. What will be the ratio of their linear momentum? Your answer should be 3:2. The ratio of their linear momentum will be 3:2. 3:2. इसका मतलब है मैं जब मास को डबल करता हूँ मोमेंटम डबल, मैं वेलोसिटी को डबल करता हूँ मोमेंटम डबल. अगर मास और वेलोसिटी दोनों को डबल करता हूँ तो द मोमेंटम विल बी इंक्रीज 4 टाइम. अगर मैं मास को m प्राइम को डबल कर लेता हूँ और v प्राइम को भी मैं डबल कर लेता हूँ, सो न्यू मोमेंटम विल बी, अगर देखा जाए ये हो जाएगा 4 टाइम. द न्यू मोमेंटम विल बी इंक्रीज 4 टाइम. लेकिन याद रखें अगर मैं मास को जो है डबल करता हूँ और वेलोसिटी को मैं क्या करता हूँ? हाफ करता हूँ, सो द न्यू मोमेंटम विल बी रिमेन सेम. क्योंकि एक को डबल करने से मोमेंटम डबल, दूसरे को हाफ करने से मोमेंटम हाफ, सो द न्यू मोमेंटम विल बी रिमेन सेम. याद रखिए अगर कोई बॉडी स्टैटिक हालत में होती है, सही ना, फॉर स्टैटिक बॉडीज द मोमेंटम विल बी 0. फॉर स्टैटिक बॉडीज, अगर कोई बॉडी जो है स्टैटिक हालत में है, सो उसकी वेलोसिटी 0. इफ द वेलोसिटी इज 0 देन द मोमेंटम विल बी 0. सो याद रखिए जो मोमेंटम है वो हमारे पास मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है. सिमिलरली हमारे पास एक और इक्वेशन भी है मोमेंटम का, जो कि इंशाल्लाह इसके बाद चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे तफसील से. लेकिन याद रखिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास बराबर है half mv square. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू half mv square. अगर मैं इस तरह करूं कि मैं मास को मल्टीप्लाई भी करूं और मास को डिवाइड, अगर मास को मल्टीप्लाई करता हूं ये m स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक m कैंसिल, दोबारा वही चीज आ जाएगा. सो मैं कह सकता हूं कि दिस इज m और v होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. यहाँ से मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम इज आल्सो रिटन एज अंडर द रूट 2m into kinetic energy. This is also the formula of momentum in terms of kinetic energy. तो याद रखिए मुझे, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि the momentum of a body is directly proportional to under root m. लेकिन शर्त है क्या? कि if the kinetic energy is a constant. Kinetic energy is constant. तो फिर मैं कह सकता हूँ कि the ratio of the momentum will be under the root m1 divided by under root m2. कब? जब हमारे पास क्या कांस्टेंट हो? काइनेटिक एनर्जी.
दो किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इफ v इज कांस्टेंट। अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड एक तो एमसीक्यू अगर हम डिस्कस कर लें कि इफ v is constant, अगर v constant है और रेशो ऑफ टू मासेस हमें दिए जाएं 4:9, if v is constant, then the ratio of their linear momentum will be m1:m2, which is equal to 4:9। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में इस तरह कहूं कि if the kinetic energy is constant, अगर मैं kinetic energy को बचे constant ले लूं और मैं कहूं कि the ratio of their masses is 4:9, then what will be the ratio of the linear momentum? तो फिर ये हो जाएगा √m1 √m2, क्योंकि kinetic energy constant है। नो ये हो जाएगा हमारे पास P1:P2 is equal to √4:9. Now the answer is P1:P2 is equal to 2:3. तो ये हमारे पास जो है एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सच टाइप ऑफ एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, तो इनके बारे में हमें जो है पता होना चाहिए। सही ना बच्चे? तो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू रिलेटेड टू मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आ सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर देखा जाए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम है P, ये बराबर है किस चीज के? मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर मैं कहूं इफ P इज कांस्टेंट, याद रखें जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो फिर उन दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स। M is inversely proportional to V. The graph between M and V will be hyperbola। जैसे मैं कहता हूं कि for example two bodies are moving with same momentum। For example MCQ किस किस्म का आ सकता है? Two bodies have same momentum। The ratio of their masses is 3:4. Then ratio of their velocities will be, तो याद रखें what will be the ratio of their velocities? So inverse relation है, so फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि m1/m2 must be equal to v2 divided by v1, or the ratio of their velocities will be equal to m2 divided by m1। अब देखिए हमें जो है मासेस के रेशियो दिए हुए हैं और हमसे वेलोसिटीज के रेशियो मांग रहे हैं। सो m1 है 3 और m2 है 4। The answer is 4:3। The answer is 4:3. There is inverse relation between mass and velocity. Two bodies, one is light body and the second is heavy body. Both are moving with same momentum. किसका मास ज्यादा होगा? जो लाइट मास हो, जो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जो लाइट मास होगा। जितना मास कम उतनी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। और जितना मास ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी? कम। There will be inverse relation between mass and velocity। मास और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन होगा वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगा। अच्छा, अक्सर एमसीक्यू में आता है फॉर एग्जांपल इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो हमारे पास मोमेंटम मैं कह सकता हूं mv और काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv²। सो यहां से m के साथ कैंसिल, v² है इसके साथ। सो 1 is equal to half into v। So ये इधर आ जाएगा। So the velocity will be how much? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किस चीज के बराबर होगी? 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। पिछली मर्तबा एक एमसीक्यू आया था कि the kinetic energy of a body is equal to 5 times of momentum। What
will be the velocity of the body? नो काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर 5 और मोमेंटम हमारे पास है मास इनटू वेलोसिटी। मास के साथ ये स्क्वायर है एक भी इसके साथ, सो ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 या v इज इक्वल टू 2 5 10 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 10 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास जो होगी 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। सो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में हमें और आपको पता होना चाहिए। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ and change in momentum. Newton second law and change in momentum. Momentum. Newton second law and change in momentum. एक important proof था जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। सीधा बार बार हमने स्टूडेंट्स को कहा कि ये पेपर में आ सकता है, इधर तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा भी जा सकता है, आप बता सकते हैं कि द रेट, अगर आपसे कहा जाए कि द रेट ऑफ चेंज of a linear momentum is called dash, is called force. The rate of change of linear momentum is called force. सही ना, the rate of change of linear momentum is called force। और अगर देखा जाए जो F होगा वो हमारे पास बराबर होगा, मैथमेटिकली आपसे पूछा जा सकता है चेंज द न्यूटन सेकंड लॉ एंड चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर देखा जाए द एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म ऑफ Newton second law. This is the actual form of Newton second law. F is equal to delta P divided by delta T। यहाँ से अगर देखा जाए मुख्तलिफ किस्म के जो है हम MCQs भी जो है लिख सकते हैं, लेकिन MCQ से पहले अगर F बराबर है डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, फोर्स इज रिस्पांसिबल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। फोर्स से हम जो है किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं। सही है, फोर्स इज रिस्पांसिबल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड व्हाट? लीनियर इज कॉल्ड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन इनटू सेकंड। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड और चेंज इन लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन इनटू सेकंड। अगर फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स। लेट्स सपोज एक बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज a force of 10 Newton act on a body for a time duration of 2 seconds, then what will be the change in linear momentum? So आप कहेंगे कि change in linear momentum is the product of force and time duration। दोनों को just multiply कर लें, so ये हो जाएगा हमारे पास 20 Newton second। This will be the change in linear momentum, which is equal to 20 Newton second। सीधा such type of MCQ हमारे पास पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि a body of mass m, which is 10 kg, सीधा accelerates with 2 meter per second square, then the rate of change of linear momentum will be, what will be the rate of change of linear momentum? बच्चे आप लोग कहेंगे कि the rate of change of linear momentum हमारे पास ऑलरेडी हम जानते हैं कि the rate of change of linear momentum is equal to force, और force बराबर है ma, और m हमें दिया हुआ है 10 और a है 2। The answer is
20 और यूनिट क्या होगा, यूनिट जो होगा हमारे पास न्यूटन के बराबर होगा। द यूनिट विल बी न्यूटन। नो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं। अगर फ्री फॉल के केस में हम कहें इन फ्री फॉल के केस में हम कह सकते हैं कि weight is equal to delta p divided by delta t. See that the rate of change of linear momentum is called weight, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि the rate of change of linear momentum is equal to weight multiply time duration is equal to what? Change in linear momentum. तो इससे रिलेटेड अगर आपको किसी बॉडी का मास दिया जाए और आपसे कहा जाए कि what is the rate of change of linear momentum of the body in free fall, so just putting value and solve. अगर मैं आपसे कहूँ इससे रिलेटेड अगर हम एक एमसीक्यू डिस्कस करें कि a body of mass 10 kg in free fall, then what will be the rate of change of linear momentum of the body? So already बच्चे आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि the rate of change of linear momentum is equal to force which is equal to weight which is equal to mg. m बराबर है 10 और g already हम जानते हैं for simplicity 10. So the answer is 100 यूनिट हमारे पास क्या होगा, न्यूटन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन के बराबर है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पल्स को। व्हाट इज इम्पल्स? हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पल्स। इम्पल्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इम्पल्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। What is impulse? When a large amount of force acts on a body for a small time interval is known as impulse. When a large amount of force acts on a body for a small time interval is known as impulse. This is the definition of impulse. अगर किसी बॉडी पर large amount of force act होता है for a small time interval is known as impulse. impulse को डिनोट करते हैं J से और इसके ऊपर एरो का निशान भी डाला। When a large amount of force act on a body for a small time interval, delta T मैंने small लिखा। सही ना? When a huge amount of force act on a body for a small time interval is known as impulse. impulse कौन सी क्वांटिटी है? Remember, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। impulse is वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन क्या होगा? जो डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि impulse is also equal to the rate of change of linear momentum is also called impulse. impulse का यूनिट और हमारे पास रेट ऑफ चेंज impulse का यूनिट और हमारे पास जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम। both have same unit. both has same units. दोनों की यूनिट्स क्या होंगे? सेम, जो कि हमारे पास है न्यूटन सेकंड। दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी भी है, दोनों के डायमेंशन भी क्या होंगे? सेम। इट्स डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जे का जो डायरेक्शन होगा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ change in linear momentum। जो डायरेक्शन चेंज इन लीनियर मोमेंटम का होगा वही डायरेक्शन किस चीज का होगा? इम्पल्स का होगा। याद रखिए, अगर हमारे पास फोर्स जीरो है, if force is zero it means the impulse is zero, it means the change in linear momentum is zero। अगर हमारे पास फोर्स से ये क्या है? जीरो है, नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स क्या है? नॉन जीरो है, नो द इम्पल्स विल बी नॉन जीरो एंड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल आल्सो बी प्रोड्यूस्ड व्हिच इज नॉन जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हमें जो है
ट्रैफिक वाला, सही है, पर्चा भी दे देता है। अगर हम रोड पे जा रहे हैं, सही है, हम रोड पे जा रहे हैं बगैर हेलमेट के, अगर एक बंदा है वो एक्सीडेंट करता है, गिरता है, तो अगर देखा जाए ये हार्ड सरफेस पे गिरता है, रोड इज हार्ड सरफेस, सो स्मॉल टाइम इंटरवल पे अगर देखा जाए उसके हेड पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो जाता है, जिसको हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, और वो जो है हमारे पास इफेक्ट भी हो सकता है, सही, मौत भी उसको आ सकती है। इसलिए अगर देखा जाए, कहते हैं जब आप मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहना करें। ये जो लॉन्ग जंपर होते हैं, ये अगर देखा जाए जो जंप करते हैं तो सॉफ्ट मटेरियल पे जंप करते हैं टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंटरेक्शन। जितना टाइम ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो इंपल्सिव फोर्स बॉडी पे कम एक्ट होगा। अगर देखा जाए हम जो कारखानों मार्केट से फ्रिज या कोई मेटालिक फ्रिज है, या कोई फॉर एग्जांपल कोई प्यालीज या मतलब कोई प्लेट्स वगैरह है शीशे के, तो अगर देखा जाए उनको कॉटन वगैरह सॉफ्ट मटेरियल में बंद किया जाता है। क्यों? ताकि हमारे पास अगर किसी रोड पे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी तेजी के साथ भी चली जाए तो टाइम ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो, तो इंपल्सिव फोर्स कम एक्ट होगा, जिसकी वजह से टूटने का चांस बहुत कम हो जाएगा। या आपने देखा होगा खिलाड़ी जब कैच लेता है तो वो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे धकेल लेता है टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हिज हैंड एंड बॉल, सही है। तो अगर टाइम ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होगा तो इंपल्सिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, अगर आप एक को फोर्स दिया जाए और टाइम ड्यूरेशन दिया जाए, आप इंपल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इंपल्स दिया जाए और टाइम ड्यूरेशन दिया जाए, आप किस चीज को फाइंड कर सकते हैं, फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। इंपल्सिव फोर्स को रिड्यूस किया जा सकता है टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इंटरेक्शन इफ वी यूज अ सॉफ्ट मटेरियल। अगर हम सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं तो हमारे पास जो है ये क्या हो सकता है, इंपल्सिव फोर्स रिड्यूस हो सकता है। अब अगर हम एक सिस्टम जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो कि हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम, इसको अगर हम डिफाइन करें, a system on which the external force is zero, a system on which the external force is zero, such system is known as isolated system। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक सिस्टम ले रहा हूं, दिस इज अ सिलेंडर which contain an ideal gas। अब देखिए आप इसमें एक दूसरे पर तो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेकिन बाहर से इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जो गैसेस के पार्टिकल्स है इस सिलेंडर में कौन से सिस्टम में पड़े हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में पड़े हैं। सो यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कर लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, of linear momentum, law of conservation of linear momentum क्या है? So for an isolated system the total momentum of the system will always be conserved। क्या कहता है ये, इसका definition है कि for an isolated system, अगर system isolated होगा, for an isolated system the total momentum, for an isolated system the total momentum of the system will be remain conserve। conserve कहते हैं कांस्टेंट को, conserve। अगर सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है तो हमारे पास टोटल सिस्टम जो होगा वो रिमेन कंजर्व। सर क्या मतलब है? अब देखिए अगर देखा जाए हम जानते हैं कि हु इज रिस्पांसिबल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फोर्स इज रिस्पांसिबल। लेकिन अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम ले लें तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। सो अगर सिस्टम इज आइसोलेटेड नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो। ये डेल्टा टी उधर चला जाएगा, सो इसका मतलब है डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो,
या फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the change in momentum will be zero. The initial momentum of the system must be equal to the final momentum of the system. अगर system isolated system है तो net force zero होगा, acceleration zero होगा, impulse zero होगा, change in momentum हमारे पास जो होगा वो होगा zero के बराबर होगा। अगर हमारे पास कोई भी system isolated system है, if a system is isolated, अगर कोई भी system isolated system है for आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, if system is isolated, तो इसका मतलब है the force on the system will be zero, the acceleration will be zero, the velocity will be constant, the momentum will be constant, the change in momentum will be zero, the impulse will be equal to zero। ये तमाम आइसोलेटेड सिस्टम में ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, तमाम हमारे पास वैलिड पॉइंट्स कहलाते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ अगर हम जो है एक सिस्टम ले लें विच कंसिस्ट टू बॉडीज, हाँ स्टूडेंट्स हमने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आइसोलेटेड सिस्टम की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, होल्ड होता है। अब बिफोर कोलिजन क्या है, इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस भी कहते हैं, टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरैक्ट बाय मींस ऑफ फोर्स इज नोन एज कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन हम सिस्टम में दो पार्टिकल्स या बॉडीज ले रहे हैं, आफ्टर कोलिजन और उसका इक्वेशन क्या हो सकता है। सो ये हमारे पास जो केसेस है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। से लेट्स सपोज हमारे पास केस नंबर फर्स्ट, अब देखिए दो बॉडीज है, से लेट्स सपोज ये हमारे पास है m1, दिस इज m1, दिस बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी v1। इसी तरह ये दूसरी बॉडी है या पार्टिकल है जिसका मास है m2, ये इस वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन, अलोंग सेम लाइन जो है ये मूव कर रही है। अब अगर देखा जाए आफ्टर कोलिजन, लेट्स सपोज टकराने के बाद अगर हम आफ्टर कोलिजन इट मूव with same velocity, this is v1 and this body m2, this body move with v2, this is prime, then what will be the equation? Now if momentum is conserved, then initial momentum of the system must be equal to the final momentum of the system। initial momentum is equal to final, तो system है तो ये हो जाएगा m1 v1 plus ये हो जाएगा m2 v2 must be equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime। सही ना, ये हमारे पास इसका इक्वेशन, ये फिगर आपको दिया जा सकता है एमसीक्यू में और आपसे कहा जा सकता है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन, तो आप अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम ले सेकंड, लेट्स सपोज दिस इज m1 और इसकी वेलोसिटी है v1 और ये हमारे पास जो सेकंड बॉडी है ये हमारे पास है m2, लेकिन ये रेस्ट हालत में है से, इसका मास है m2 लेकिन इसकी वेलोसिटी है 0। नाउ अगर A बॉडी B बॉडी के साथ टकराती है, if A बॉडी कोलाइड with B, सही है, आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अगर सेम मासेस है so they will exchange their velocities। से m1 अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, सही है, और इसकी जो वेलोसिटी है this is m2 and it move with v2 prime, then what will be the equation? तो फिर इक्वेशन क्या होगा, वही अब देखिए हमारे पास राइट साइड पे जा रही है तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 v1 प्लस m2, ये हमारे पास हो जाएगा v2 किस चीज के बराबर है, 0, और ये हो जाएगा m1 v1 प्राइम जो कि है 0 प्लस ये हो जाएगा m2 v2 प्राइम। नाउ अगर इसको हम मिटाएं, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम। थर्ड केस हम लेते हैं केस नंबर 3 अगर हम डिस्कस कर लें केस नंबर 3 में हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दो मासेस है, वन इज m1 एंड द सेकंड इज m2। अब देखिए ये हमारे पास है m1 और ये हमारे पास है m2।
ये इस डायरेक्शन में आ रहा है v1 और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज v2। सही ना, वन इज m1 एंड द सेकंड इज m2, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और टकराने के बाद लेट्स सपोज ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दिस इज m1, दिस इज मूव विद v1 prime and this is m2 and this move v2 prime, then what will be the equation? अब देखें, अब ये जो m1 है मैं लिख सकता हूँ m1 v1 minus m2 v2, क्योंकि ये जो राइट साइड होगा उसको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट वेलोसिटी हम नेगेटिव ले लेंगे, must be equal to minus m1 v1 prime plus m2 v2 prime, this will be the equation। ये हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। नंबर 4, केस नंबर 4, अगर केस नंबर 4 हम डिस्कस कर ले, से लेट्स सपोज दिस इज m1 and this is m2, this move with v1, this move with v1 and the second is move with v2, both stick together। याद रखिए आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे when two bodies after collision stick, तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाएगा, इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। आगे डिस्कस करते हैं, जब बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक हो जाती है तो ये हमारे पास कौन सा कोलिजन होता है, इनइलास्टिक, और आफ्टर स्टिकिंग बोथ विल बी मूव विद सेम वेलोसिटी, दोनों जो है सेम वेलोसिटीज के साथ फिर मूव करती हैं, ये आगे डिस्कस करते हैं। इसके लिए जो इक्वेशन होगा m1 v1 प्लस m2 v2 is equal to, ये हो जाएगा both will be have same velocity m1 plus m2, ये हमारे पास हो जाएगा v prime के बराबर हो जाएगा। अगर इसका हम लास्ट केस डिस्कस कर लें, केस नंबर 5, दो बॉडीज हैं, लेट्स सपोज दिस इज m1 एंड दिस इज m2, one is m1 and the second is m2, this body move with v1 and this body move with v2 and both bodies stick together, what will be the equation? फिर इक्वेशन क्या होगा, सो अगर देखा जाए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो ये हमारे पास हो जाएगा m1, ये हो जाएगा v1, ये माइनस m2, अपोजिट डायरेक्शन है, सीधा लेफ्ट साइड है, सो ये हो जाएगा v2 must be equal to m1 plus m2, और इसकी जो प्लस माइनस इसकी जो वेलोसिटी है वो प्लस माइनस भी हमने की। अगर राइट साइड पे बोथ बॉडीज मूव करेंगी तो प्लस भी, अगर लेफ्ट साइड पर मूव करेंगी तो फिर हमारे पास माइनस भी होगा। सीधा तो ये जस्ट इक्वेशन है, फिगर आपको दिया जा सकता है और इक्वेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम बुलेट और गन लेते हैं, सीधा बुलेट और गन का एग्जांपल लेते हैं, राइफल and bullet also work on the principle of law of conservation of linear momentum. Initially m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime। अगर मैं जो है बुलेट लेता हूँ, सही ना, और या चलो राइफल लेता हूँ और बुलेट लेता हूँ, तो अगर देखा जाए इनिशियली दोनों का मोमेंटम क्या होगा, जीरो। मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी, चलो यू से मैं डिनोट करता हूँ, मास ऑफ राइफल या चलो गन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। इनिशियली अब देखिए, इनिशियली बुलेट की वेलोसिटी जीरो, गन की वेलोसिटी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, माइनस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। अगर हम अपनी ये वेलोसिटी ऑफ गन को निकाल लें तो माइनस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ gun। अब negative sign shows recoil velocity, the negative sign shows negative, the negative sign shows recoil velocity। इसका मतलब है यहां पर अगर देखा जाए the recoil velocity of the gun is inversely proportional to the mass of gun,
जितना मास ऑफ गन ज्यादा होगा उतनी रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो कम होगी। व्हाई द राइफल्स मेक हेवी टू रिड्यूस द रिकॉइल वेलोसिटी। सही था, जो राइफल्स होते हैं, जो क्लाशनकोव वगैरह होते हैं, अगर देखा जाए उनको हैवी बनाया जाता है, जितना उसका मास ज्यादा होगा जब आप फायर करेंगे उतनी उसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। नो ग्रेटर द मास ऑफ द राइफल, सही था, स्मॉल विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी। जितना मास स्मॉल होगा तो रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो आपको जख्मी कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो याद रखिए यहाँ पर हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ है और हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इनके आपस में जो है इक्विवेलेंसी है। सही है, तो इसका मतलब है कि जो राइफल है, सही है, क्लाशनकोव है, जो रशियन क्लाशनकोव वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, सही है, वो हैवी बनाए जाते हैं, जितना उसका मास ज्यादा होगा, सही है, तो ड्यूरिंग फायर अगर देखा जाए उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास कम होगी। ये फार्मूला याद रखें। अगर देखें मास ऑफ बुलेट आपको दिया जाए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और मास ऑफ गन आपको दिया जाए, तो आप लोग अपनी ये रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि हमारे पास जब भी आपने देखा होगा जो तोप को हेवी बनाया जाता है, कैनन को हेवी बनाया जाता है, उसमें जब आप बुलेट रखते हैं, सही है, या जो सोल्जर उसमें बुलेट रखता है वो दूर चला जाता है। क्यों? ताकि ये जो है पीछे, क्योंकि ये रिकॉइल होती है, इसको जख्मी कर सकता है, सोल्जर को, कैनन से सोल्जर को जख्मी कर सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ रिकॉइल। इसलिए अगर जो तोप होता है, कैनन, उसको हेवी बनाया जाता है, जितना उसको हेवी बनाया जाएगा उतनी उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास रिड्यूस होगी, कम होगी। सही है, तो यहाँ तक मुझे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। कमेंट्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी जो है मैंने शेयर भी किया हुआ है, दोबारा जो है शेयर कर लूँगा, आप लोग पूछ सकते हैं।